रॉन्ग नंबर के जरिए एक लड़का और लड़की में दोस्ती होती है और दोनों में मोबाइल फोन पर बातचीत होने लगती है और ये बातचीत का सिलसिला इतना आगे निकल जाता है कि दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चलने लगता है और इस प्रेम प्रसंग का अंत इतना भयानक होगा किसी ने भी सपने में नहीं सोचा होगा। दोस्तों, आज की जो घटना है सचमुच आपको हैरान परेशान कर देने वाली है और सोचने समझ पर मजबूर कर देने वाली है कि हमारे समाज में कैसे कैसे लोग भरे पड़े हुए हैं। तो आइए जानते हैं इस घटना की पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से। मैं हूं ज्योति कुशवाहा और आपका ज्योति वॉइस चैनल में स्वागत है। उम्मीद करती हूं कि ज्योति वॉइस की जितनी भी फैमिली होगी अच्छी होगी और अपना ख्याल रख रही होगी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है, जो कोई भी मेरे चैनल पर नए दर्शक है वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। आज जो कहानी घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है सीतापुर और इसी सीतापुर के अंतर्गत एक थाना आता है पिसावा और पिसावा थाने के अंतर्गत एक गांव आता है सरवाडी। इसी सरवाडी गांव का रहने वाला केदारनाथ जो कि पेशे से एक खेतीबाड़ी का काम करते थे और उस खेतीबाड़ी से बहुत ही मुश्किल से अपने परिवार का गुजारा करते थे। केदार सिंह के परिवार में उनकी पत्नी जयरानी के अलावा उनके टोटल 3 बच्चे होते हैं, जिसमें बड़े बेटा होता है भोलानाथ, जिसकी उम्र 25 साल के आसपास होती है। मैं बात कर रही हूँ 14 मई के रात्रि के करीब 8 बजे के आसपास, जब भोला अपने घर पे अपने परिवार के साथ खाना खा रहा होता है। खाना खाने के बाद जब सोने के लिए जाता है तभी उसके मोबाइल पर उसका मोबाइल बजता है और मोबाइल से बात करते हुए अपने घर से निकल जाता है। जब अपने घर से निकलता है तो काफी रात बीत जाती है, लेकिन भोला अपने घर पे नहीं आता है। इधर भोला के पिता केदार सिंह को अपने बेटे की चिंता सताने लगती है और अपने परिवार वाले से पूरी बात बताते हैं। उसके जो परिवार के लोग होते हैं केदार और उस बाकी जो परिवार के सदस्य होते हैं, सभी लोग भोला की तलाश करने लगते हैं, लेकिन भोला का कहीं पर भी आता पता नहीं चलता है। देखते पूरी रात निकल जाती है। जब सुबह का वक्त होता है तो केदारनाथ के जितने भी जाने पहचाने वाले लोग थे सभी से बातें करते हैं, भोला के बारे में पूछते हैं, लेकिन कोई भी भोला के बारे में नहीं बता पाता है। इसके बाद केदार सिंह न ही थाने में जाते हैं और न ही कोई शिकायत मुकदमा दर्ज कराते हैं। लगभग 2-3 दिन का समय बीत जाता है। फिर 16 मई को उसी गांव के बगल में एक कबीरा बाबा जंगल है। वहीं पर एक डेड बॉडी मिलती है। जब वहां पर एक डेड बॉडी मिलती है तो जो लोग होते हैं जो डेड बॉडी को देखे रहते हैं, इसकी सूचना पुलिस को देते हैं। पुलिस इस बात को सुनकर उस घटना स्थल पर पहुंचती है, जहां पर देखती है कि एक डेड बॉडी है जिसकी उम्र 25 साल के आसपास है। उसके गले में उसका गमछा है और वह इस डेड बॉडी को देखकर यह अनुमान लगाया जा रहा था कि इसकी दम घुटने से इसकी मौत हुई है। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ करती है तो लोग बताते हैं कि साहब ये सरवाडी का रहने वाला है, इसका नाम भोलानाथ है। इसके बाद उस भोलानाथ की शिनाख्त हो जाती है और परिवार के लोगों को सूचना देती है। जब परिवार के लोग को पता चलता है तो केदार सिंह अपने पूरे परिवार के साथ उस घटना स्थल पर जाते हैं, जहां देखते हैं कि भारी संख्या में भीड़ जमा हुई है। वो अपने बेटे की लाश को देखकर रोने लगते हैं, चीखने चिल्लाने लगते हैं। इसके बाद जो पुलिस होती है उस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दी जाती है। साथ में केदार सिंह से पूछताछ करने लगती है उनके बेटे के बारे में। केदार सिंह बताते हैं कि साहब मेरा बेटा 13 मई को रात्रि के करीब 8 बजे के बाद खाना वाना खाकर घर से निकला था, लेकिन जब घर से निकला था तो घर पे वापस गया ही नहीं। पुलिस कहती है कि जब तुम्हारे बेटे का कहीं आता पता नहीं चला तो तुमने पुलिस में थाने में आकर कंप्लेन दर्ज क्यों नहीं की। इसके बाद केदार सिंह इसके बारे में कुछ बोलते ही नहीं है। अब पुलिस जब भोला का जब डेड बॉडी पोस्टमार्टम का डेड बॉडी आ जाता है तो इनके परिवार के हवाले कर देती है। इधर भोले का परिवार उस डेड बॉडी का दाह संस्कार कर देते हैं, यानी कि भोलानाथ का दाह संस्कार कर देते हैं। पुलिस इसके बारे में छानबीन करने लगती है। 2-3 दिन का समय गुजर जाता है, लेकिन इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है कि आखिर भोला की हत्या किसने की है। इसके बाद पुलिस थक हार कर फिर केदार सिंह के घर पे आती है और भोला का मोबाइल नंबर मांगने लगती है। इस पर केदार सिंह कहते हैं कि साहब मेरा बेटा भोला जो कि मोबाइल तो चलाता था, लेकिन जहां पर उसकी डेड बॉडी थी वहां पर उसका मोबाइल नहीं था। इसके बाद पुलिस भोला का मोबाइल नंबर मांगती है। जब केदार सिंह उस मोबाइल नंबर को पुलिस को देते हैं तो पुलिस उस मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स निकालती है, जहां पर एक नंबर ऐसा मिलता है जहां से भोला लगातार कई महीने से बात करता चला आ रहा था।
जब उस नंबर का कॉल डिटेल्स जो पुलिस चेक करती है, उस नंबर को चेक करती है, तो वो एक रेखा नाम की लड़की के नाम पर रजिस्टर्ड होता है। और साथ में उसमें यह भी मिलता है कि जिस लास्ट जो बात किया था भोला, वो रेखा नाम की लड़की से ही किया था। इसके बाद पुलिस उस रेखा नाम की लड़की उसके घर जाती है। रेखा, जिसकी उम्र 18 साल के आसपास होती है। रेखा का पिता का नाम होता है भगवती राम, जो उसके जब घर जाती है, उसके घर जाने के बाद उसको अपनी हिरासत में लेकर आती है और थाने में पूछताछ करने लगती है। जब रेखा से पूछा जाता है तो रेखा इसके बारे में कुछ नहीं बताती है, इधर उधर की बातें करती है। लेकिन जब पुलिस पूरी कॉल डिटेल्स उसके सामने रखकर पूछताछ करती है तो रेखा कुछ नहीं बताती है, जिससे पुलिस को शक हो जाता है कि जरूर रेखा भोला के हत्या के बारे में जानती है। इससे बहुत ही कड़ी से पूछताछ करने लगते हैं। जब कड़ी से पूछताछ करने लगते हैं तो उसको समझ में नहीं आता है कि आखिर वो करे तो क्या करे। इसके बाद पूरी कहानी बताती है, और जब रेखा पूरी कहानी बताती है तो ये कहानी सुनकर रेखा के परिवार वालों को भी विश्वास नहीं होता है कि आखिर उसकी बेटी ऐसा कांड कर सकती है। दरअसल जो रेखा होती है वो भोला का ही आसपास की पड़ोसी की रहने वाली लड़की होती है, और दोनों बचपन से एक साथ पढ़ते हैं। बचपन से पढ़ते पढ़ते कब जवानी के दहलीज पर जब कदम रखते हैं, दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। दोनों को जब एक दूसरे से प्यार होता है तो नहीं भोला के घर वालों को पता चलता है और न ही रेखा के घर वालों को पता चलता है। दोनों एक साथ घूमने फिरने लगते हैं, उठने बैठने लगते हैं, और प्यार इतना हद तक चला जाता है कि एक दिन रेखा भोला से पूछती है कि क्या तुम्हारे घर वाले शादी करने के लिए मान जाएंगे। इस पर भोला रेखा को समझाते हुए कहता है कि क्यों नहीं मानेंगे, तुम परेशान मत हो। दरअसल हम दोनों की जाति बिरादरी एक ही है, और हमारे परिवार और तुम्हारे परिवार दोनों एक दूसरे को अच्छी तरीके से जानते हैं। जब समय आएगा मैं नौकरी मुझे मिल जाएगी, कुछ पैसे कमाने लगूंगा, तो तुमसे शादी करने के लिए अपने परिवार से बात करूंगा। जब इस तरह का आश्वासन रेखा को देता है तो रेखा भी चुप हो जाती है, और ऐसे ही वक्त निकलने लगता है। एक दिन जो रेखा अपनी सहेली के पास कॉल करती है, लेकिन गलत से एक रॉन्ग नंबर लग जाता है, और जो रॉन्ग नंबर लगता है उधर से वो लड़के का नाम होता है अनस, जिसकी उम्र 22 साल के आसपास होती है, जो कि हरदोई के किम्पाऊ गांव का रहने वाला होता है। जब उसके मोबाइल उस पर कॉल लगती है तो रेखा उससे बात करती है। अनस, जो कि बात इतनी शातिर तरीके से करता है, इतनी अच्छे तरीके से करता है कि रेखा को उसकी बात पसंद आ जाती है। उस दिन तो रेखा थोड़ी बहुत हंसी मजाक करके कॉल रख देती है, लेकिन जब 1-2 दिन का समय बीता है, रेखा अनस से बात करने के लिए उत्तेजित हो जाती है, क्योंकि अनस की बातों उसे अच्छा लगने लगा था। वो जो बात किया था उससे वो बहुत ही परेशान हो चुकी थी। जब 2-3 दिन का वक्त बीतता है तो एक दिन रेखा उस अनस को फिर कॉल करती है, और इधर जो अनस था वो भी रेखा के कॉल का इंतजार कर रहा था। जब दोनों में बातचीत होती है तो बातचीत करते करते दोनों में दोस्ती हो जाती है, और अनस भी अपनी पूरी कहानी रेखा को बता देता है। देखते ही देखते दोनों को प्यार हो जाता है, और जब दोनों के बीच प्यार होता है तो ये बात भोला को पता नहीं चलता है। अब धीरे धीरे रेखा भोला को इग्नोर करने लगती है, उसे भूलने लगती है। जब भी भोला उसे मिलने के लिए पास बुलाता, रेखा कुछ न कुछ बहाने करके टाल देती थी। अब भोला को लगने लगा था कि जरूर कुछ बात है, तभी रेखा मुझसे मिलना नहीं चाहती है। इसके बारे में वो पता करने लगता है। कुछ ही दिन लगता है उसे पता करने में। उसे पता चल जाता है कि रेखा का चक्कर किसी और लड़के के साथ चल रहा है। जब इसके बारे में उसको पता चलता है तो रेखा को काफी ज्यादा समझाने बुझाने का कोशिश करता है, प्रयत्न करता है, लेकिन रेखा उसकी बात को नहीं मानती है, और इधर अनस के साथ घूमती फिरती थी और बातें करती थी। एक दिन वो अनस से मिलने के लिए बुलाती है, एक जगह देती है, एक टाइम बताती है। जब उस दिन अनस उससे मिलने के लिए आता है तो पहली बार रेखा उसको देखती है तो उस पर और भी मोहित हो जाती है, जो कि अनस देखने में बेहद सुंदर था। इधर जो अनस था, जिसकी उम्र 22 साल के आसपास थी, उसके पिता का नाम नवीन हसन होता है, जो कि हरदोई के कोमापऊ गांव के रहने वाले होते हैं। नवीन हसन जो कि एक पेशे से दुकानदार होते हैं, और अनस उसी अपने पिता के दुकान पर बैठता था और अच्छा खासा पैसे भी कमा लेता था। चूंकि वो पढ़ा लिखा था, लेकिन दुकान पर भी बैठकर कुछ पैसा कमा लेता था। इधर रेखा जब पहली बार अनस को देखती है तो उस पर और भी मोहित हो जाती है। वो हैंडसम तो रहता ही है, साथ में पढ़ा लिखा रहता है और पैसे भी कमा रहा होता है। अब दोनों के बीच प्यार का सिलसिला बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाता है। फिर एक दिन रेखा के जो माता पिता होते हैं, रेखा की शादी उसी हरदोई गांव में एक लड़के से तय कर देते हैं। जब यह बात भोला को पता चलता है तो रेखा को समझाने का बहुत ही प्रश्न करता है और कहता है कि शादी वो उसी से करेगा।
लेकिन रेखा उसकी बात को मानती नहीं है। इस पर जो भोला होता है, कहता है कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे, उसको ब्लैकमेल करने लगता है। और साथ में जब उसके साथ मिल रहा था, उसके साथ उठ बैठ रहा था, तो कुछ वीडियो और कुछ पिक्चर अपने मोबाइल में कैप्चर कर लेता है और वो वीडियो और वो फोटो दिखाकर रेखा को ब्लैकमेल करने लगता है और रेखा को अपने पास बुलाने लगता है। अब रेखा को ना चाहते हुए भी भोला के पास जाना पड़ता था। इस तरह से रेखा उससे बहुत ही परेशान हो चुकी थी। फिर जब भोला को पता चलता है कि रेखा की शादी भी ठीक हो गई है, तो उसे और भी ब्लैकमेल करने लगता है और कहता है कि जब तुम मुझे शादी नहीं करोगे तो ये वीडियो और ये पिक्चर जाकर तुम्हारे होने वाले पति से, जिससे तुम्हारी शादी ठीक हुई, उसको दिखा दूंगा, जिससे कि तुम्हारी शादी भी टूट जाएगी। इस पर रेखा और भी परेशान हो जाती है और सोच लेती है कि किसी तरह से इसको रास्ते से हटाना है। फिर एक दिन अनस से बात करती है। अनस से बात करने के बाद उसे पूरी कहानी बताती है और कहती है कि दरअसल मैं अपने ही घर के बगल में एक लड़के से तुमसे पहले प्यार करती थी और जब तुमको मैंने देखा तो उससे अपना रिश्ता तोड़ लिया, लेकिन आज वो मेरे साथ मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। मेरी कुछ वीडियो रखा है, मेरी कुछ फोटो रखा है और उसी के जरिए मुझे ब्लैकमेल करता है और मुझे मेरे साथ संबंध भी बनाता है, मुझे परेशान करता है। इस पर अनस कहता है कि तुम चाहती क्या है। इस पर रेखा कहती है कि मैं चाहती हूँ कि जो मेरे माता पिता मेरी शादी के लिए रिश्ता देख रखे हैं उसी से मेरी शादी हो, लेकिन जब तक ये भोला रहेगा मेरी शादी नहीं होने देगा। इस पर अनस कहता है कि क्या करना है, तो बताते हैं कि तुम भोले की हत्या कर दो, मैं तुमसे यही चाहती हूँ। इस पर अनस कहता है कि इसमें मेरा क्या फायदा होगा। तब रेखा कहती है कि मेरी शादी हो जाने के बावजूद भी मैं तुमसे मिलती रहूंगी और मैं ये तुमसे पक्का वादा करती हूँ। जब अनस ये बात सुनता है वो भी तैयार हो जाता है और दोनों एक अच्छे दिन की तलाश करने लगते हैं। और इसमें अनस खुद तो शामिल होता ही है, अपने 2 दोस्त को भी शामिल कर लेता है। फिर एक दिन जो रेखा होती है 13 मई को रात्रि के करीब 8 बजे के आसपास वो कबीरा बाबा के जंगल में जाती है और भोला को कॉल करके बुलाती है। जब भोला को कॉल करके बुलाती है तो भोला भी खुश हो जाता है और बिना कुछ सोचे समझे कबीरा बाबा के जंगल में चला जाता है। इधर जो रेखा होती है कॉल करके वहां पर जाने के लिए निकलती है और साथ में अनस को भी कॉल कर देती है कि मैं कबीरा बाबा के जंगल में जा रही हूँ, वहां पर भोला आ रहा है, तुम भी यहाँ पर आ जाओ। इधर जो अनस होता है अपने ही गांव में एक 4 व्हीलर बुक करता है और बुक करने के बाद उससे कहता है कि हम लोगों को एक तिलक समारोह में जाना है, तुमको हम लोग को ले चलना पड़ेगा। और अपने दोनों दोस्तों के साथ उस 4 व्हीलर में सवार होकर निकल पड़ता है। और जब हड़ियापुर गांव के पास पहुंचता है तो ड्राइवर से कहता है कि आगे का जो रास्ता है बहुत ही खराब है और तुम यहीं पर रुके रहना, तब तक हम लोग तिलक समारोह में वहाँ का जो कार्यक्रम है उसको पूरा करके आ जाएंगे। वहाँ जो ड्राइवर होता है 4 व्हीलर का वहीं पर रुक जाता है और ये जो तीनों दोस्त होते हैं आगे निकल जाते हैं। और जब कबीरा बाबा के जंगल में आते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर रेखा और भोला दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। दरअसल रेखा अनस का इंतजार कर रही होती है। जब ये लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो भोला जो अपने गले में गमछा लगा रखा था, चारों लोग उसको पकड़ लेते हैं और उसी के गमछे से उसके गले घोंटकर उसकी हत्या कर देते हैं। जब उसकी हत्या हो जाती है तो रेखा उसके मोबाइल को वहीं पर तोड़कर फेंक देती है। इसके बाद वो खुद अपने घर चली आती है। इधर जो अनस होता है अपने दोस्तों के साथ जब 4 व्हीलर के पास पहुंचता है तो 4 व्हीलर के ड्राइवर से कहता है कि तुम गाड़ी तेज चलाना है, क्योंकि जिस तिलक में हम लोग गए थे वहां पर मारपीट हो गई है और वो लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। इस पर जो 4 व्हीलर का ड्राइवर होता है अपनी गाड़ी को स्पीड को बढ़ा देता है और अपने गांव आ जाते हैं। इसके बाद सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। जब ये पूरी बात रेखा पुलिस को बताती है तो पुलिस भी इसके बारे में सुनकर हैरान परेशान हो जाते हैं। साथ में रेखा के जो परिवार वाले भी होते हैं इस घटना के सुनकर परेशान हो जाते हैं कि आखिर उसकी बेटी इतनी ये सब कांड कर दी लेकिन उन लोगों को पता भी नहीं चला। तो दोस्तों ये रही पूरी कहानी, पूरी घटना आप लोग के सामने। इस घटना के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपके राय का मुझे बेहद इंतजार रहता है। और ये घटना सुनाने का उद्देश्य आपको दुखी करना, परेशान करना नहीं था, बल्कि जागरूक करना था, सचेत करना था कि आप भी सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए और आप अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिए। और जाते जाते मैं आप लोग से ये भी कहूँगी कि जो लोग भी मेरी वीडियो जहाँ से भी देख रहे हैं अपना नाम और अपने जगह का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ताकि आने वाले अगली वीडियो में मैं भी उन दर्शकों का नाम ले सकूं
और मुझे नाम लेने में बेहद खुशी हो। फिर मिलती हूँ दोस्तों अगले दिन नई कहानी के साथ, नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।